तो गुड इवनिंग ऑल। चालू करते हैं हमारा आज का थर्ड क्लास फॉर एक्सेस सर्टिफिकेशन। हमने इससे पहले 2 सेशन किया था हरी सर के साथ, जिसका जिसमें हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा आप लोगों की तरफ से। तो आज सर का थर्ड सेशन है। तो थर्ड सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सेशन का नाम ही है हाउ टू सिलेक्ट अ फंड विदाउट लुकिंग एट रिटर्न्स ओनली। तो इससे पहले हमने टू माइंड माइंड ओवर मनी दोनों बिहेवियरल फाइनेंस का टॉपिक था, जिसको सर ने बहुत अच्छे से समझाया, टीम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसी लाइन पे आज हमारा जो तीसरा सेशन है, यहाँ पे सर जो मैं समझ पा रहा हूँ विद द टॉपिक नेम, कि सर समझाएंगे कि फंड्स को कैसे, किसी भी क्लाइंट के लिए कौन सा फंड सुटेबल है, या जो फंड्स के बारे में एक्चुअली हम लोग को देखना चाहिए बिफोर सेलिंग द फंड, वो क्या क्या लाइन आइटम्स है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। रिटर्न्स उनमें से एक है कि क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है, रिटर्न्स चेस करना है, रिटर्न इज द अल्टीमेट थिंग। बट रिटर्न्स के अलावा भी बहुत सारी चीज हैं जो हमें फंड सेल करने से पहले देखने चाहिए, अपने सेल्स के जो रिकमेंडेड शीट है उसमें कंसिडर करने चाहिए। तो क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या की चीज है जिनका हमें टेक नोट करना चाहिए बिफोर गिविंग दिस फंड्स टू एनी क्लाइंट्स, उसके ऊपर आज डिस्कशन होगा हमारा। तो हरी सर इज देयर इन दी लाइन, तो सर को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, आज हमारा ये तीसरा सेशन है। इसके बाद चौथा सेशन हमारा एक और होगा, उसके बाद पांचवा के लिए विल टेक अ कॉल कि फिफ्थ जो लास्ट सेशन है जिसमें एक्चुअली में सर्टिफिकेशन होगा, वी विल डू इट फिजिकल और ऑनलाइन। ये हरी सर के साथ एंड एक्सेस कोलकाता टीम के साथ विल हैव अ डिस्कशन। अकॉर्डिंगली जो फिफ्थ क्लास होगा फिर हम लोग उसको वैसे अनाउंस करेंगे। सो विद दिस अनुष्का, प्लीज आप हरी सर को होस्ट बना दीजिए। परफेक्ट। तो हरी सर, नाउ यू आर द होस्ट, अब आप सेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते ऑल ऑफ यू। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। पिछले 2 बार भी हमने ऐसा टॉपिक लाया था जो नॉर्मली हम, जैसे मैंने बताया था, एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। आज का भी जो टॉपिक है, जैसे उत्कर्ष जी ने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज नॉर्मली जब हम फंड की सिलेक्शन करते हैं तो एक ही सिंपल पैरामीटर आता है, परफॉर्मेंस, जो हमने पिछले टाइम बिहेवियरल बायस के हिसाब से भी देखा था कि अवेलेबिलिटी बायस इसको हम बोलते हैं, कि जो आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, स्पेशली परफॉर्मेंस, तो वो बेसिस पे हम फंड को सेलेक्ट कर देते हैं, सर, और शायद ऐसा करना सही नहीं हो सकता है। सर इसमें तो मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जी, अगर ये सेशन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आप भी सिर्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी सिर्फ रिटर्न देख के अगर फंड बेचेंगे, तो फिर वो क्लाइंट क्या गलत कर रहा है जो कि एक ग्रो ऐप में जा रहा है, डायरेक्टली खाली रिटर्न देकर इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है। आपका एज कहाँ आता है, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्या रोल प्ले करोगे अपने क्लाइंट के लाइफ में, वो चीज डिसाइड करेगा कि जब आप फंड का सिलेक्शन अदर देन रिटर्न्स देख के भी अगर कर सको। तो ये सेशन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के लिए, ताकि जब कल को क्लाइंट बोले ना कि रिटर्न्स देख के तो हम भी फंड निकाल सकते हैं, मेरे को क्यों डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा पैसा देना है, देन ये क्लास आपके काम आने वाला है। बिल्कुल। आई थिंक उत्कर्ष जी, आपने एकदम सही पॉइंट बताया है। ये आपके आपके लिए डिफरेंशिएशन फैक्टर बन सकता है, अगर आप इसको सही मायने में इसको यूज करेंगे। सुनने में टेक्निकल लगेगा, बट मेरी कोशिश है कि इसको मैं जितना सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं, और मेरा दावा है कि आप इसको कभी भूलोगे नहीं, जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले हैं आज। सो लेट मी क्विकली गेट स्टार्टेड। एक सिंपल सवाल आप लोगों से पूछता हूँ बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक पर से। अगेन, चैट के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ चैट में बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा। सो सबसे पहले सवाल है, बीटा। हम काफी बार हम सुनते हैं इस टर्म को। आपके हिसाब से बीटा इज ए मेजर ऑफ विच टाइप ऑफ रिस्क? आपके पास 3 ऑप्शन है, आप सिर्फ ए, बी या सी टाइप करिए, और सही गलत आप चिंता मत करिए, बिकॉज हम तो आज ये सब सीखने वाले हैं। मेरे को सिर्फ जरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए था कि वेर आर वी, सो दैट वी गेट अ हेड स्टार्ट। ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव सेड बी, वंडरफुल। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा सवाल, टोटल रिस्क इज मेजर्ड बाय,
अगेन आपके पास 3 ऑप्शन है ABC, जस्ट टाइप द ऑप्शंस. टोटल रिस्क इज मेजर्ड बाय. काफी ए आ रहे हैं. assuming it is for question number 2. Okay, some B's as well. Great. चलिए थर्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट है लोअर द शार्प रेशियो बेटर इज द म्यूचुअल फंड. ट्रू और फॉल्स? लोअर द शार्प रेशियो बेटर इज द म्यूचुअल फंड. ट्रू और फॉल्स? ठीक है. लॉट ऑफ आंसर्स. थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन आप लोगों का वेरी क्विक पार्टिसिपेशन के लिए. This was just to get some head start in terms of where we are in some of the terms, because ये terms हम काफी बार सुनते हैं, बात भी करते हैं. We will see practically इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं आज. Okay, let us begin this presentation, जिसका नाम है how to select a fund without looking at the performance. एक सिचुएशन आपके सामने देता हूँ. रियल लाइफ सिचुएशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है. ये भारत की क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में. 5 साल का टाइम पीरियड 2013 से लेके 2018 के बीच भारत ने 41 टेस्ट मैचेस खेले थे. और इन 41 टेस्ट मैचेस में से भारत लगभग 29 टेस्ट मैचेस जीते. हम लोग 11 टेस्ट मैच हारे और एक मैच हमने ड्रॉ किया. ठीक है. 5 साल का पीरियड है. 41 टेस्ट मैचेस, 29 वी हैव वन, 11 मैचेस वी हैव लॉस्ट एंड वन मैच वी ड्रू. बेसिस दिस परफॉर्मेंस अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपको भारत की टीम को रेट करना है, बेसिस दिस परफॉर्मेंस आपको रेटिंग करनी है, गुड, एवरेज, वर्स्ट. इफ यू हैव टू रेट गुड, एवरेज, वर्स्ट, व्हाट विल यू रेट? You can again just type GAW, whichever it is. If you feel it is good, type G. If you feel it is average, type A. And I'm assuming it will not be worth. Great. Let me just expand and see. Okay, everybody has given good, 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 good. Okay, average, couple of them have said average. Okay. But by and large, most of you have said good. Wonderful. Absolutely. And if I were to just quickly ask one or two people to respond, आपने good क्यों select किया है? Can one or two people quickly respond on the chat? कि आपके हिसाब से ये performance good क्यों है? Okay. All the opponents are known, we can tell with surety. Okay, I will disclose that. 70% win, absolutely. Absolutely. So if you look at it percentage wise, लगभग 70% मैचेस हमने जीते हैं, and therefore 70% from a cricket standard is wonderful, right? बढ़िया बढ़िया टीम अगर आप देखेंगे by and large across generations आप देखेंगे, the most successful teams have won by and large 60+ % kind of matches. और ये जो हमने सिचुएशन देखी 5 साल के पीरियड में हम 70% के आसपास टेस्ट मैचेस जीते हैं. नाउ सेम डेटा, बट अगर मैं इसको आपको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ओके, विच इज व्हाट मिस्टर देपावम वाज आल्सो सजेस्टिंग. इसी डेटा को अगर हम थोड़ा एनालाइज करके देखें, थोड़ा उसको डाइसेक्शन करके देखें, थोड़ा पोस्टमार्टम करके देखें, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आती है. आउट ऑफ द 41 टेस्ट मैचेस दैट वी प्लेड, 24 टेस्ट मैचेस हमने इंडिया में खेला. 24 मैचेस वी हैव प्लेड इन इंडिया और 17 मैच हम इंडिया के बाहर खेले. ओके. और इस 24 मैच जो इंडिया में हम खेले उसमें से 22 हम लोग जीत गए और 2 मैच हम लोग हार गए. 17 मैच जो हम इंडिया के बाहर खेले उसमें से हम लोग 7 मैच जीते, 9 मैच हम लोग हारे और 1 मैच हमने ड्रॉ किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट. ठीक है. 7 मैच हम आउटसाइड इंडिया जीते. उस 7 में से 5 मैचेस हम लोग श्रीलंका में खेले और हमने 5 टेस्ट मैच श्रीलंका में जीत लिया था. So out of the 7 that we won outside of India,
5 we have played against Sri Lanka in Sri Lanka, और श्रीलंका यानी कि सब कॉन्टिनेंट विकेट है, सिमिलर टू इंडियन विकेट्स। अब मैं सवाल दोबारा आपको पूछता हूं, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस इन दिस डाइसेक्टेड मैनर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की टीम का परफॉर्मेंस आपके हिसाब से कैसा है, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, 1 दैट इट इज वेरी गुड या गुड, 2 हम गद में शेर हैं, वी आर लायंस एट होम और टाइगर्स एट होम, which one will you choose? Are we good? Are we tigers at home? What do you think? Are we good? Are we tigers at home? Okay. So tiger at home, second option. Okay. Correct? Absolutely. Now देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, डेटा बिल्कुल सेम है। पहले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था 41 टेस्ट मैचेस एंड आई सेड वी हैव वन 29 मैचेस, और मैंने आपसे परफॉर्मेंस पूछी, आपने बोला अच्छा है। द मोमेंट यू एनालाइज द डेटा और उसको थोड़ा डीप रिसर्च करके आप समझने की कोशिश करते हैं, यू फिगर आउट दैट इंडिया जीती तो है 70% मैचेस, लेकिन सारे मैचेस हमने कहीं ना कहीं इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले पिचेस में खेला हुआ है। द रियल टेस्ट ऑफ अ रियली गुड और ग्रेट टेस्ट टीम तब होता है जब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके अच्छा परफॉर्म करती है, इजंट इट? और इसलिए इस डेटा के माध्यम से हमें समझ आता है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं है जितना पहले स्लाइड में हम दिख रहे थे। यस और नो? एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक टुडे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं म्यूचुअल फंड का भी, हमें दिखता है कि इस फंड ने 22% का रिटर्न बना के दिया है, और हम बोलते हैं वाओ कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप उस परफॉर्मेंस को डाइसेक्ट करके देखेंगे, एनालाइज करके देखेंगे, शायद आपको अलग ही कुछ दिखाई देगा, उसका इंटरप्रिटेशन अलग निकल सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज टॉपिक, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया? इफ यू आर रेडी फॉर दिस, टाइप क्विकली, टाइप यस यस यस। और हम देखेंगे अगले 45 मिनट्स में, थोड़ा शॉर्ट सेशन है, 45 मिनट्स में हम सब सीख लेंगे कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करें और सेलेक्ट करें, राइट? ऑल राइट, सो ऑन दैट नोट लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है ये 2 चीजों पर निर्भर है, फर्स्ट इज रिस्क, द अदर इज रिटर्न्स। अब रिटर्न सब जानते हैं, परफॉर्मेंस सब जानते हैं, लेकिन उस रिस्क के साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क और रिटर्न गो हैंड इन हैंड, isn't it? It is like two sides of a coin, heads या tails की तरह है। जब आपने काफी बार ये सुना भी होगा, जहाँ पे रिस्क है तो वहां पे रिटर्न पोटेंशियली ज्यादा भी होता है, राइट? सो सवाल ये है कि रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क? दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। रिस्क का मतलब है, सिंपल डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच इज deviating from my expectation. Risk is deviation from my expectation. ठीक है? Let's take an example. मान लीजिए मैंने किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश किया जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे 10% पर एनम, 10% का मुझे रिटर्न बनना चाहिए, इज द एक्सपेक्टेशन। रिस्क का डेफिनेशन मैंने बताया, इज डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन, राइट? तो मान लीजिए अगर मुझे 12% का रिटर्न मिल जाता है उस प्रोडक्ट में, एक्सपेक्टेशन 10% का है पर रिटर्न मुझे 12% मिल जाता है, तो आपके हिसाब से बताइए इस प्रोडक्ट में रिस्क है कि नहीं है? इज देयर अ रिस्क? यस, वंडरफुल। सो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि जब भी हम रिस्क ये शब्द सुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कि रिस्क का मतलब लॉस ही होना चाहिए, कैपिटल लॉस होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये 10 के जगह 9% होता तो हम सब बोल लेते कि रिस्क है, बट याद रखिए रिस्क इज डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन 10% है तो 10 नहीं आया
यानी कि उसमें रिस्क है. इट कुड बी 11, 12, 15, इट कुड बी 6, 5, 4, whatever. Please remember, risk is deviation from the expected performance. Right? अब रिस्क दो तरीके के होते हैं. एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. इसको भी हम समझ लेते हैं. सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट रिस्क. ओके, ना मान के लीजिए कि मेरे पास पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं. शेयर्स लाइक लार्सन एंड टूब्रो, जोमैटो, HDFC, ICICI, TCS, Infosys, Sun Pharma, and maybe we can take Voltas. ठीक है, ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है. आज के दिन मान लीजिए यूएस से कोई गलत या नेगेटिव न्यूज आती है. मान लीजिए ट्रम्प दोबारा अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं अभी टैरिफ वापस लगाऊंगा. साथ ही साथ आजकल हम कोविड का भी न्यूज सुन रहे हैं. मान लीजिए एक और न्यूज आता है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, और रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है वॉर का, वो भी एस्केलेट हो रहा है. ऐसे 3 नेगेटिव न्यूज हमें आज आती है. तो हमारा जो पोर्टफोलियो है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं, जब ऐसा नेगेटिव न्यूज आएगा विच इज प्रिटी बिग इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द इम्पैक्ट, तो मेरे सारे पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ये समझो, मेरा सारा पोर्टफोलियो आज लाल दिखेगा. कुछ 5% से गिरेंगे, कुछ 10% से गिरेंगे, कुछ शायद 1% से गिरेंगे, बट गिरेंगे तो सभी के सभी. राइट? यही 6-7 कंपनी की जगह अगर मेरे पास और 50 कंपनी के स्टॉक्स होते और यही न्यूज आता, तीनों नेगेटिव न्यूज आते, यूएस, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, सब जगह से, तो भले मेरे पास 10 कंपनियां हो या 50 कंपनियां हो, पोर्टफोलियो में फिर भी लाल दिखेगा आज. तो ये रिस्क क्या है? ये ऐसा रिस्क है जिसको मैं कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता. ये हमेशा रहेगा. इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क. और ये ऐसा रिस्क है जिसको मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता. यानी कि मैं 10 के जगह 50 कंपनी डाल दूं तो भी ये रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होने वाला, वो रहेगा ही. सच ए रिस्क इज कॉल्ड मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है. अनसिस्टमैटिक क्या है? इज स्पेसिफिक रिस्क. अब मैंने जो पोर्टफोलियो बताई थी, आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया. आरबीआई ने रेट को 50 पैसे से कट किया. मान लीजिए आज आरबीआई ने 50 पैसे कट करने के बजाय 50 पैसे से बढ़ा दिया होता, तो मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या था? वोल्टास, HDFC, ICICI, TCS, इन्फोसिस, सन फार्मा, जोमैटो. राइट? अब इनमें से सारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट नहीं आएगा आरबीआई की न्यूज के कारण. इंपैक्ट किसको होगा? ICICI, HDFC को होगा. तो ये बहुत स्पेसिफिक है. इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि न्यूज आया यूएस से, रशिया से, यूरोप से, सारे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करता है, वो मार्केट रिस्क हो गया. बट ये जो रिस्क है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर को ही इंपैक्ट करने वाला है, इसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क. राइट? तो अनसिस्टमैटिक रिस्क एक स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री को टच करेगा. तो अगर मैं बाकी सेक्टर्स को जोड़ दूं उस पोर्टफोलियो में, तो आई कैन रिड्यूस दिस रिस्क. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक. तो सिस्टमैटिक ऐसा रिस्क है जिसको आप कुछ भी कर लो, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. अनसिस्टमैटिक को आप कोशिश करके कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक. और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इट इज कॉल्ड टोटल रिस्क. ओके, सो टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क. एक डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, दूसरा बिल्कुल डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता. ओके, अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से रिस्क पैरामीटर्स हैं. आज कुल मिला के हम सिर्फ 4 रिस्क पैरामीटर्स कवर करने वाले हैं, और इसी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो विच आर द 4? दिस आर द 4. स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, जेनसन्स अल्फा. अब हमने सब इनके बारे में हम सब सुन चुके हैं. राइट? तो let us begin with the first one. We'll begin with standard deviation. Standard deviation क्या होता है? Let us understand. And to understand standard deviation, let's take an example from cricket. मान लीजिए आपके पास 2 बैट्समैन अवेलेबल है, बैट्समैन A and B, और दोनों बैट्समैन के पिछले 5 इनिंग के स्कोर आपके सामने हैं.
कुल मिला के बैट्समैन ए ने उन 5 इनिंग्स में 320 रन बनाए और बैट्समैन बी ने 297 रन बनाए। एवरेज इज सिंपल, नंबर ऑफ रन डिवाइडेड बाय 5। तो बैट्समैन ए का एवरेज है 64, बैट्समैन बी का एवरेज है 59.4। अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें से आपको एक ही बैट्समैन को चूज करना है, तो विच बैट्समैन विल यू चूज, ए और बी? ओके, आई सी अ लॉट ऑफ बीस, इनफैक्ट सबने बी लिखा है। There's one A, okay. Couple of A's, 3, 4 A's now, okay. All right. जिन्होंने A लिखा है, why did you select batsman A? जिन्होंने भी बैट्समैन A चूज किया है, why A? एवरेज में भी अच्छा है, परफॉर्मेंस है, ओके, अच्छा परफॉर्मेंस है, ओके। एवरेज इज बेटर देन बी, एब्सोल्युटली। एंड पीपल हु हैव सेलेक्टेड बी, आपने बी क्यों सेलेक्ट किया? व्हाइल आई हैव सीन सम आंसर्स, एवरेज इज बेटर, ओके, कंसिस्टेंसी, एब्सोल्युटली। तो ध्यान से हम समझते हैं। तो बैट्समैन ए ने कुल मिला के रन ज्यादा बनाए, इसलिए उनका एवरेज भी ज्यादा है एज कंपेयर टू बैट्समैन बी। लेकिन बैट्समैन ए की कहानी क्या है, ध्यान से समझते हैं, ओके। तो बैट्समैन ए जब बैटिंग करने जाता है, उसका एवरेज 64 है। एवरेज का मतलब क्या होता है? इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मीन। लेट मी ट्राई एंड शो इट विद सम sorry. Okay, so let us look at this. So this is the average, center point, right? Also called the mean. तो ये 64 है बैट्समैन ए के केस में। तो अगर हम इनके सारे स्कोर्स को प्लॉट करें, तो फर्स्ट स्कोर इज 2 जो यहां पर है, सेकेंड स्कोर इज 15 जो यहां पर है, थर्ड स्कोर इज 141 जो यहां पर है, अगेन द फोर्थ स्कोर इज 15 जो दोबारा यहां पे आ गया, एंड द फिफ्थ स्कोर इज 147। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी बैट्समैन ए बैटिंग करने जाएगा, या तो वो 4-5 बॉल खेल के आउट होके आ जाएगा, या टिक गया तो लंबा खेलेगा। करेक्ट। लेट अस लुक एट बैट्समैन बी। बैट्समैन बी का एवरेज इज 59.4 जो यहां पर है। ऑलराइट, सो तो यहाँ पे 59.4, ओके। पहला इनिंग में स्कोर इज 52, सो क्लोज टू 59। देन देयर इज 45, अगेन क्लोज टू 59। देन देयर इज 59 इटसेल्फ जो एकदम पॉइंट पे ही है। देन देयर इज 109 ऑन द राइट हैंड साइड। देन देयर इज अ 32, ओके। अब इसको आप इस तरीके से समझिएगा। हम सब ने बचपन में स्विंग झूले में हम बैठे होते हैं, राइट? तो आपके और मेरे जमाने में जो झूला हुआ करता था, वो कहां से कहां तक स्विंग होता था? थोड़ा ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करता था, ये सो नो। उसमें जब हम बैठते थे तो डर लगता था, उसमें डर लगता था। लेकिन अगर गिर भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ स्क्रैच आएंगे, वर्स्ट सिचुएशन फ्रैक्चर होगा। यस, आजकल जो स्विंग आता है, अगर आप थीम पार्क में जाते हो तो आप वो जायंट वाले स्विंग देखते हो जो 180 डिग्री जाता है। अब आप उसको इमेजिन करके देखिए, उसका एक्सट्रीम एक एंड से दूसरा एंड कितना लंबा कवर करता है। उसमें रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है, राइट? बिकॉज इट इज नाउ स्ट्रेचिंग सो मच, और कुछ नेगेटिव चीज हो गई तो बचने के चांसेस भी नहीं है। द सेम थिंग इज शोन हियर। तो बैट्समैन ए के केस में आप डिविएशन देखिए फ्रॉम द सेंटर कितना ज्यादा है। यानी कि आई डोंट नो फॉर श्योर कि जब बैट्समैन ए बैटिंग करने जाएगा तो कितना रन बनेगा। तो दूसरा बैट्समैन जो उसके पीछे आने वाला रहेगा, उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज इसकी आदत है कि जाएगा जल्दी आउट होके आ जाता है, टिक गया तो फिर लंबा खेल लेता है। बैट्समैन बी के केस में क्या है? उसके पीछे वाला बैट्समैन थोड़ा रिलैक्स होके बैठ सकता है,
कि ये जाएगा तो कम से कम 8-10 ओवर खेल के आने वाला है, तो आई कैन रिलैक्स, हैव अ कप ऑफ टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो उसका स्प्रेड और डिविएशन फ्रॉम द सेंटर इज वेरी लिमिटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी आर बेसिकली सीइंग इज दैट व्हाइल बैट्समैन ए हैज स्कोर्ड मोर रन्स, बट उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। बैट्समैन बी हैज स्कोर्ड फ्यूअर रन्स देन ए, बट इज मोर कंसिस्टेंट। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए विथ म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। आप विजुअलाइज करके देखिए और मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है कि उस सेंटर पॉइंट से या मीन या एवरेज से मेरा पॉइंट्स कितना डिविएट हो सकता है, कितना लंबा जा सकता है, और जितना ज्यादा लंबा जाएगा इसका मतलब है उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी मुझे देखनी पड़ेगी, विच मीन्स इज लेस कंसिस्टेंट। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है? इट इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। जो हमने सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक देखा था, वो दोनों मिला के रिस्क जो मेजर करता है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सो द लार्जर द स्प्रेड और डिविएशन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, मोर इज द फ्लक्चुएशन, मोर इज द वोलेटिलिटी। ओके, गोविंद जी आपने हाथ रेस किया, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? ओके, सो देयर आर ऑलरेडी स्मार्ट पीपल इन द रूम, उन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज द इम्पैक्ट। सो जैसे लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके डाला है, दिस इज व्हाट इट इज। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। या सो अगर हम देखें द एवरेज, ऑब्वियसली हमने ज्यादा देख लिया था, but when the moment you look at the standard deviation, you see that the standard deviation for batsman A is very high, that is 73, versus standard deviation for batsman B, which is 29. So which batsman should we choose? The one who is more consistent, right? Which means you have to go with batsman B. Okay, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। अब आप काफी बार देखते हैं रिटर्न्स, ओके, आपको फैक्ट शीट में दिखता है कि द रिटर्न ऑफ द फंड इज 12%, राइट, और आपको ये भी दिखता है कि उस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। सो लेट्स अज्यूम इन दिस इलस्ट्रेशन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6%। सो एवरेज रिटर्न इज 12%, ये फैक्ट शीट में मिलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो 6%, ये भी फैक्ट शीट में मिलता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है वो सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव और नेगेटिव कितना डिविएट करेगा, कितना लंबा जाएगा। सो इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6%, इसका मतलब है दिस फंड विल डिविएट 12% से 6% माइनस, यानी कि 12 माइनस 6% नेगेटिव साइड में, 12 प्लस 6 18%। यानी कि इस फंड का जो फ्लक्चुएशन है इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल प्रोबेबल रिटर्न स्प्रेड विल लाई बिटवीन 6 to 18%। ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंड नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं देगी, बिकॉज काफी टाइम जब ये 12 माइनस 6 दिखता है, हमको लगता है अच्छा इसमें नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं, नेगेटिव होगा। सो basically we are saying the probability of the returns will lie between 6 to 18%. Got it? Now how do we select the fund? That's important. सबसे पहले प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस में फंड को सेलेक्ट करेंगे, हमें सेम कैटेगरी में कंपेयर करना है। मैंने बैट्समैन और बैट्समैन को कंपेयर किया, मैंने बैट्समैन और बॉलर को कंपेयर नहीं किया। सिमिलरली अगर आपको लार्ज कैप फंड्स में से फंड्स चूज करने हैं, तो आपको सारे लार्ज कैप फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन आपको चाहिए, फिर आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन को आप मिड कैप फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ कंपेयर नहीं करना है। इट इज नॉट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड डिविएशन हैज टू बी कंपेयर्ड विद इन द सेम कैटेगरी, ठीक है। Now let's take an example. There are two funds A and B. दोनों फंड्स के परफॉर्मेंसेस दिए हैं जैसे हमने बैट्समैन के देखे थे, एवरेजेस भी आपके सामने हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 19 एंड 18.8 राउंड फिगर करोगे दोनों 19% है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन में बड़ा गैप है। फंड ए has a higher standard deviation which is 16.5 as compared to fund B which has a standard deviation of 13.5.
तो अगेन आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि फंड बी इज मोर कंसिस्टेंट एज कंपेयर टू फंड ए, एंड देयरफॉर वी विल अगेन सेलेक्ट फंड B in this case. Okay, so quick revision: standard deviation is a measure of total risk, ठीक है, which is a combination of systematic and unsystematic. और जितना बड़ा डिविएशन होगा, यानी कि जितना बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी, उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, उतना ज्यादा रिस्क। तो करना क्या है, सेम कैटेगरी में फंड्स को चूज करने हैं, और वो फंड्स को चूज करना है जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो। So you choose the fund with a lower standard deviation. Okay? Is standard deviation clear to everyone? WhatsApp कहाँ चला गया? Chat किधर चला गया? Yes, is it clear? So standard deviation is a very important parameter जो आपको फैक्ट शीट में मिलता है, and using the standard deviation you can select a fund. As of now अभी हमने एक ही पैरामीटर देखा, जब हम चारों करेंगे तो मैं आपको एक केस स्टडी भी दूंगा सेलेक्ट करने के लिए। राइट, चलिए, सबके यस नहीं आया, मतलब बहुत लोगों ने अभी तक लिखा नहीं है। Amitabh ji, how can we consider standard deviation is low? I didn't get the question. Are you referring to the point कि why low, or how do we come to know which is low? Obviously, when you compare the funds, you get the data points of each of the funds, what is the standard deviation, and you try and choose the one which is the lower one. Why lower one? We have seen because consistency. Because again, from a client perspective, आप experience देखिए client का, आपने अगर हाई स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड दिए, इसका मतलब है ऐसे पीरियड्स भी आएंगे जब क्लाइंट सातवें आसमान में होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी, राइट, बट ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जब विल बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन, याद रखिए, इज डिविएशन ऑन बोथ साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव में तो हमको इश्यू नहीं होता, वी आर ऑलवेज हैप्पी विद इट। चैलेंजेस जब वो नेगेटिव वाला जब आता है, इज द वरी। सो वी हैव टू ट्राई एंड मिनिमाइज it as much as possible so that you get more stable Rahul Dravid kind of performance, right? That's the reason we choose a smaller one. Yes, absolutely, fund with lower standard deviation to be chosen. Correct. So this is about standard deviation. Let's move to the second parameter, which is beta. Okay, now what is beta? Again, let us understand with a cricket example first. So let's assume that there is a one-day international match, 50 ओवर का मैच है, और सिचुएशन इस तरीके से है कि दैट फर्स्ट टीम हैज ऑलरेडी बैटेड, और उन्होंने 50 ओवर में 299 रन्स बनाए। नाउ सेकंड टीम विल बैट, दे हैव टू चेस दैट 299, व्हिच मींस फॉर देम टू विन द टारगेट इज 300. Yes, they have made 299, so if they have to win, they have to make 300, and 300 runs have to be scored in 50 overs. और एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, which means you get 300 balls to score 300 runs. All right. If you convert it into run rate required, it is similar. 6 runs per over is the target run rate. Right. Now let's assume that team 2, which is now going to bat to chase this target, has 2 types of batsmen. और मुझे याद है जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो कभी कभार ऐसा होता था सिचुएशन कि ओनली 3 people are there to play cricket. अब 3 लोग क्रिकेट कैसे खेलें? So I used to say that, I will be alone. आप दोनों टीम बन जाओ. So those 2 people will be team. I will be alone, but I will bat 2 times. Right? शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा. So उसी टाइप का सिचुएशन है, आपके पास 2 टाइप के बैट्समैन हैं. There is a batsman 1 who has a strike rate of 120. Strike rate का मतलब है every 100 balls that the batsman faces, वो कितना रन बनाता है. So every 100 balls that he faces, he scores 120 runs. There's another batsman, which is batsman 2, जिसका strike rate है 80, which means every 100 balls that he faces, he scores 80 runs. Right? So just like the example that I gave, batsman 1 बोलता है कि मैं बैटिंग अकेले करूंगा. I will only do the batting. Okay?
So if batsman 1 were to only bat, okay, he has to score 300 runs in 300 balls. उसका स्ट्राइक रेट है 120 रन 100 बॉल में. तो अगर बैट्समैन 1 बैटिंग करेगा सिर्फ, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिजल्ट? विल द टीम विन और लूज इफ बैट्समैन 1 alone bats? Snehashish ji has said win easily. Yes, I repeat, बैट्समैन 1 ही बैटिंग करता है जो 100 बॉल में 120 रन बनाता है. टीम को 300 बॉल में 300 रन बनानी है. तो क्या वो टीम जीतेगी? नहीं जीतेगी. डिफिकल्ट सवाल है क्या ये? आई रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज टीम को 300 रन 300 बॉल में बनाने, वो बैट्समैन 100 बॉल में 120 बनाने की उसकी कैपेसिटी है. अगर वो अकेले बैटिंग करेगा 50 ओवर, तो क्या होगा मैच? विन, राइट? सिंपल. जीतेगा बिकॉज 300 बॉल में 300 रन बनाने, ये तो 100 बॉल में 120 बना रहा है, तो इसको 50 ओवर लगेंगे भी नहीं. You will not even need 50 overs to score 300. So the team will win, right? On the other hand, अगर बैट्समैन 2 बोलता है कि मैं अकेले बैटिंग करूंगा, आई विल बैट द एंटायर 50 ओवर्स, ओके, एंड बैट्समैन 2 इज स्कोरिंग 80 रन्स इन 100 बॉल्स. अब क्या होगा सिचुएशन? ये अकेले बैटिंग करेगा तो पूरे 50 ओवर, दे विल लूज, राइट? बिकॉज अब ये 100 बॉल में 80 रन बनाता है, 300 बॉल में 240 ही बनेंगे, so they will lose the match. So what it is telling us essentially is that there could be 2 types of batsmen. Okay, one batsman who can score faster than what is required, and the other batsman who can score slower than what is required. Yes or no? And depending on who is batting, result change हो सकता है. तो पहले सिचुएशन में अच्छे स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन ने बैटिंग करी पूरे 50 ओवर, तो जीत जाएंगे आसानी से. दूसरे वाले में जीत नहीं पाएंगे. So please understand what I'm trying to tell you now. This is what is beta. ठीक है? What is that beta? Let us understand. So beta tells us, so this is what we have understood. Beta tells us how sensitive a fund is to the market movement. ठीक है? तो market movement का मतलब क्या है? Benchmark का movement या index का performance. That index का performance is the same as required run rate. So required run rate कितना था? 6 रन पर ओवर चाहिए था. That is the index performance or the benchmark performance. But उसके अगेंस्ट में 2 टाइप ऑफ बैट्समैन है. एक जो उससे ज्यादा स्कोर कर सकता है, एक उससे कम स्कोर कर सकता है. So which means one fund is more sensitive than that benchmark and one fund is less sensitive than the benchmark. So बीटा क्या बताता है? बीटा ये बताता है कि बाजार के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरे फंड का परफॉर्मेंस ऊपर या नीचे जाएगा. Okay, how much it will go up or down, which means will my fund score faster or more as compared to the required run rate, or will it score less or slower as compared to the required run rate? So the required run rate is the benchmark performance or the market performance. ठीक है? अब उस एग्जांपल में हमने लिया था कि 6 रन पर ओवर चाहिए. In the case of beta, we assume that the market beta is 1. So that is the target. Okay. अब उस 1 के अगेंस्ट में मेरे फंड का बीटा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है. So I can have a fund whose value is more than 1, which is like the batsman scoring 120 runs in 100 balls. Yeah, my fund beta can be less than 1, which is like the batsman scoring 80 runs in 100 balls. So please remember, beta is in relation to market performance. कि बाजार के परफॉर्मेंस के बेसिस में मेरे फंड का परफॉर्मेंस कितना हो सकता है, कितना ऊपर या नीचे आ सकता है. Let's take an example from the world of investment. Let us assume I have 2 funds, A and B. फंड A का बीटा 1.2 है, फंड B का बीटा है 0.8.
like that batsman, 120 strike rate and 80 वाला strike rate, और market का beta is 1. ठीक है. Now if market goes up by 10%, ठीक है, मार्केट का परफॉर्मेंस 10% है, तो फंड ए एज अ बीटा 1.2, which means this is going to score faster or more as compared to market. तो इस फंड का परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा? सिंपल है, 10 multiplied by 1.2, which is 12%. ओके, 10 multiplied by 1.2, 12%. और फंड बी का होगा रिटर्न 10 into 0.8, 8%. क्लियर? सो फंड ए जिसका बीटा मार्केट से ज्यादा है, मोर देन 1, विल ग्रो फास्टर. फंड बी जिसका बीटा बाजार से कम है, 1 से कम है, will score or grow slower. Got it? Now tell me, if I were to ask you to select, okay, if I were to ask you to select a fund, which fund will you select, A or B? Okay, a lot of A's. 1, 2. Okay, 2, 3 people have put B, but by and large, A, right? Okay, few people, okay, 3, 4, 5 people have said B. All right. Wonderful. So 2 very good responses. 1, Kiranji has put depending on market condition. 2, Shivji has put if market correct by 10%. Right? So very, very interesting point, and that is why I've asked this question. Now, हमने अभी सिचुएशन क्या देखा? हमने देखा कि बाजार ऊपर गया तो मुझे फंड ए में मजा आया, राइट? बट बाजार नीचे भी आ सकता है, राइट? So if market falls by 10%, the fund A will fall by 12%. Fund A will fall by 12%, but fund B will fall only by 8%. अब ट्रिकी हो गया सिचुएशन. आप क्या करें? आप किसको चूज करें? बिकॉज मुझे तो नहीं पता होने वाला है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा. I will not know in advance, right, whether market is going to go up or down. So how do I choose beta? Standard deviation में तो it was very simple. You choose the fund which is low standard deviation. तो यहाँ पे क्या करूं? हाई बीटा फंड्स लूं या लो बीटा फंड्स लूं? What do you think? What do you think? Should we take low beta, high beta? Just put L or H. Okay, interesting answer. Sumanji has put depends on tenor. Okay. शरद प्रसाद जी, वंडरफुल, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने लिखा है. डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर who wants to take more risk, A is riskier, B is less risk. Very good point, शरद जी. Absolutely perfect. तो यही करना है. So what we have to do in beta is we have to go as per the risk profile of the investor. Absolutely, Jyotirmay ji. Absolutely. So you have to go as per the risk profile of the investor. What it means is that, I'm sure all of you know what is a risk profiler. Essentially, assessment of the risk. Questionnaire होते हैं. उस questionnaire से आप सवाल पूछ के स्कोरिंग करके you figure out whether the investor is aggressive, moderate, or conservative. Okay, and depending on whether he is aggressive or conservative or moderate, आप उसको बीटा उस हिसाब से दे दीजिए. So what you have to simply do is, if the fund, if the investor is aggressive by risk profiling, तो आप उसको हाई बीटा वाले फंड्स दे दो. अगर मॉडरेट है एज पर रिस्क प्रोफाइल, तो बीटा क्लोज टू 1 वाला दे दो. और अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है एज पर रिस्क एपिटाइट, आप उसको लेस देन 1 वाला बीटा दे दो. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज अगर हमने मान लो गलत कर दी, मान लो एग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपने उसको लो बीटा वाला फंड दे दिया, उसको बिल्कुल मजा नहीं आएगा.
उसको बंजी जंपिंग करना था, आप उसको झूला में झुला रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आएगा उसको। दूसरी तरफ कस्टमर कंजर्वेटिव है, लेकिन आपने उसको आई बीटा फंड दे दी, तो जिसको झूला में उसकी टाइट हो जाती है सिचुएशन, इज वेरी अफ्रेड ऑफ इवन स्विंग, आपने उसको बंजी जंपिंग करा दिया। Getting the point? So please make a note of this, that selection of beta or the fund based on beta should be as per the risk profile of the investor. Okay? Depending on aggressive, conservative, moderate, आप चूज करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, एग्रेसिव है तो हाई बीटा फंड, हाई बीटे का मतलब 1.1 वाला बीटा नहीं, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे वाले बीटा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर 0.9 to 1.1 इज क्लोज टू 1, सो वो सब हम मॉडरेट वाले को दे सकते हैं। कॉन्जर्वेटिव का मतलब है आप 0.6, 0.7 ऐसे फंड्स देना। Getting it? So this is about beta. So beta is a measure of the sensitivity of the performance to market risk. Okay. Now, दीपम जी, इसमें एक ही मेरा थोड़ा सा डिविएशन है आपके आंसर में से। इंडेक्स फंड यस मॉडरेट के लिए बैठ जाएगा, बिकॉज इंडेक्स फंड विल टिपिकली रेप्लिकेट और मिमिक द मार्केट परफॉर्मेंस, तो वहां पे आई कैन स्टिल गो विथ मॉडरेट कस्टमर को इंडेक्स बैठ जाएगा। नाउ व्हेन वी आर सेइंग डेट फंड, अगेन वी आर मेकिंग एन assumption कि हर डेट फंड में वोलेटिलिटी कम होगी, जरूरी नहीं है, राइट। So that has to be done with using the actual data कि उस फंड में ये सारे पैरामीटर्स के स्कोर क्या है। Got it? Great. Is beta clear to everyone? So we have completed two parameters, standard deviation and beta. Please also make a note, जो slide पे नहीं है but आप मेड नोट करिएगा, beta is a measure of market risk और systematic risk. Beta is a measure of market risk और systematic risk, जो मैंने आपको सवाल स्टार्टिंग में पूछा था ट्रिविया में, राइट, और आप में से काफी लोगों ने सही जवाब भी दिया था। So beta is a measure of systematic risk or market risk. Standard deviation we have already discussed is a measure of total risk. All right? चलिए आगे बढ़े। Are you all finding this interesting और बोर हो रहा है? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll have two more parameters. Great. Thank you so much for your responses. Let's move to the third parameter, which is Sharpe ratio. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अगेन विल टेक अ क्रिकेट एग्जांपल फर्स्ट एंड देन विल लिंक इट विद इन्वेस्टमेंट। अब क्रिकेट में आप जब भी टीम सेलेक्ट करते हैं, यू सिलेक्ट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, राइट। आपके पास 15 लोगों का टीम होता है, उसमें से आप 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हो, तो प्लेइंग 11। अब जब भी ये प्लेइंग 11 डिसाइड की जाती है, द कैप्टन एंड द कोच कोई डिसीजंस लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं? नाउ द चॉइस कुड बी दैट व्हेनेवर यू प्ले द 11, या आप तो आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ता है, या आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हो। यस और नो? दैट्स द रिस्क दैट द कैप्टन एंड द कोच टेक्स, कि शुड आई प्ले एन एक्स्ट्रा बैट्समैन, या एक बैट्समैन को ड्रॉप कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेते हैं, राइट। दैट्स ऑलवेज द डिसीजन। अब ये जब डिसीजन लिया जाता है और टीम सेलेक्ट हो जाती है कि कौन प्लेइंग 11 में है, हाउ विल वी कम टू नो वेदर द डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग? कि जो भी डिसीजन लिया था कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना या एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाना, इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि ये सही था कि गलत था? इसका रिजल्ट हमें तब पता चलेगा जब उस मैच में जो एक्स्ट्रा बैट्समैन को हमने खिलाया था, मान लो उसने अच्छी बैटिंग की, अच्छे रन्स बनाए और टीम को जिता दिए। यस और नो? सिमिलरली अगर मैंने एक एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाया है, सो आई हैव टेकन ए रिस्क बाय टेकिंग एक्स्ट्रा बॉलर। एक बैट्समैन को मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, बट आई हैव टेकन एक्स्ट्रा बॉलर। दैट डिसीजन विल बी जस्टिफाइड अगर उस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, कम रन्स दिए, विकेट भी ले लिए और टीम को जिता दी। यस और नो? सो द डिसीजन ऑफ द एक्स्ट्रा बैट्समैन और बॉलर जस्टिफाई तब होगा जब दोनों ने परफॉर्म करके मुझे जिता दिया हो।
बट रिवर्स भी हो सकता है कि मैंने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया और वो पहली बॉल में आउट हो गया, देन द डिसीजन बैकफायर्स। या मैंने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाई और उसको बॉलर को सबने दो दी, उसको 10 ओवर में 80 रन पीटा दिया और एक भी विकेट नहीं ली, so that decision backfires, right? So essentially what I'm telling is that captain and coach take a risk. वो रिस्क का रिवॉर्ड मिला कि नहीं मैच के बाद पता चलता है कि बैट्समैन ने दिया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, देन यू कैन पैट योरसेल्फ, देखो मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना, फायदा हो गया। रिवर्स भी हो सकता है, एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया, लोग बोलेंगे अरे यार क्या इसको क्यों खिलाया, बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया लेकिन रन भी नहीं बनाया, उससे अच्छा एक बॉलर ले लेते और हम सब एक्सपर्ट बन जाते हैं क्रिकेट मैच के दिन, राइट? सेम हैपेंस इन इन्वेस्टमेंट। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपी, ओके, एंड आई गो टू SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाता हूं, आई वॉक इन टू द ब्रांच और वहां जाके मैं उनको बोलता हूं कि मुझे फिक्स डिपॉजिट करनी है फॉर 3 years, एंड द बैंक एम्प्लॉय टेल्स मी दैट ठीक है 3 साल के लिए आई विल गिव यू 7% रिटर्न, ओके, 1 लाख रुपी with SBI FD for 3 years, 7%. Is the return guaranteed? Answer is yes. Is the money safe? Is the money safe? Yes, absolutely. Because 1 ही लाख डाल रहा हूं, वो भी SBI में डाल रहा हूं, right? So it is within that 5 lakh limit. So this is an investment which is risk free. Correct? 7% is my return on a risk free investment. बट मैं जैसी SBI बैंक में गया, मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की FD करना है, आप भी वहीं पे बैठे थे बाजू में, वी वर सिटिंग बिसाइड्स, और आपने बोला अरे आप FD क्यों कर रहे हो, आप 1 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए ना, अच्छे रिटर्न बनेंगे। सो आई गेट कन्विंस्ड, तो 1 लाख रुपए में FD के बजाय आपको दे देता हूँ और आप उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देते हो। द मोमेंट आई मूव दैट मनी और रिमूव, डोंट डू द FD, आई गिव इट टू यू, आई हैव टेकन ए रिस्क, करेक्ट? अब ये कब जस्टिफाई होगा, जो मैंने 1 लाख पे आपको रिस्क आपसे ली, व्हेन विल इट गेट जस्टिफाइड? ये तब जस्टिफाई होगा जब 3 साल के बाद इस फंड ने मुझे FD से ज्यादा रिटर्न बना के दिया होगा, करेक्ट? Just like the decision of which extra batsman or bowler, the decision will get justified if the performance of the fund is good, और वो FD से ज्यादा रिटर्न बना के देता है, करेक्ट? बट द क्वेश्चन इज, मान के चलते हैं उस फंड ने 12% का रिटर्न बना के दे दिया, I was getting 7 in SBI FD, I am getting 12 now, I'm very happy. But there is a possibility, it is again going back to the first situation जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया 41 मैचेस खेले, 29 जीती, हम बहुत खुश हो गए। सिमिलर सिचुएशन, हमको 12% का रिटर्न मिला, FD में 7 मिलता, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं थोड़ा पोस्टमार्टम करके देखूं, एनालाइज करके देखूं, क्या एनालिसिस करना है कि वो 12% का रिटर्न बनाने के लिए फंड मैनेजर ने रिस्क लिया बाय पुटिंग इट इन स्टॉक्स, बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट, तो उस रिस्क के हिसाब से उसने रिटर्न दिए कि नहीं? प्लीज रिमेंबर आई एम यूजिंग द वर्ड, उस रिस्क के हिसाब से मुझे रिटर्न बने कि नहीं? आई हैव गॉट 12%, बट जितना रिस्क फंड मैनेजर ने लिया था उसके हिसाब से रिटर्न बने कि नहीं बने? सो इज दैट 12 द राइट परफॉर्मेंस? ओके, या शायद उससे ज्यादा मिलना चाहिए था फॉर द रिस्क दैट ही हैज टेकन, ओके? दैट इज व्हाट शार्प रेशियो टेल्स अस। तो शार्प रेशियो बताता क्या है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन performance and volatility. So it is a measure of extra returns. But that extra return is coming to me at a cost of risk. मैंने रिस्क लिया, उसलिए मुझे रिटर्न बने, बट जितना रिस्क लिया उतना रिटर्न मिला कि नहीं is important. So Sharpe ratio tells us the extra performance per unit of risk that I have taken. So the formula is return from the fund minus the risk free return, which is the SBI FD rate. तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल गए मुझे न्यूमरेटर में, उसको मैं डिवाइड करता हूं विद टोटल रिस्क, विच इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन।
correct? So it is return of the fund minus the risk-free return divided by standard deviation. तो मुझे शार्प रेशियो मिलता है. सो व्हाट इट इज टेलिंग मी कि आपने एसबीआई में 1 लाख ना डालते हुए किसी फंड हाउस में आपने 1 लाख रुपए दिया, उस फंड हाउस के फंड मैनेजर ने इक्विटी में पैसे लगाए, उसने रिस्क लिया. अब उस रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न बने कि नहीं बने. प्लीज रिमेंबर, आई मे स्टिल गेट फॉर द रिस्क दैट इज टेकन. ओके, क्या हो गया माई इंटरनेट? एम आई ऑडिबल? I've got a मैसेज कि इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है. ओके, is this clear? Sharp ratio, everyone? Right? So simple trivia question for all of you. If you have understood Sharp ratio, मुझे बताइए हमें फंड कैसे चूज करना चाहिए? Should we take high Sharp ratio? Should we take low Sharp ratio? Type H or L. वंडरफुल, आप सब लोग एक्सपर्ट हो गए अभी. देखो, you have to choose H, right? हाई वाला, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? रिस्क है. तो मैंने रिस्क लिया तो मुझे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए. तो रेशियो बड़ा कब होगा? व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स यू गेट अ रेशियो. रेशियो बढ़ेगा कब? या तो आपका न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो जाए या आपका रिस्क बहुत कम हो जाए. राइट? सो ideally I should choose, in fact not ideally, I should choose fund with high Sharpe ratio because that is the extra performance for the risk that I have taken. And again, make a note, Sharpe ratio को भी हमको सेम कैटेगरी में कंपेयर करना है. अगर मैं मिड कैप फंड्स को इवेल्युएट कर रहा हूँ Sharpe ratio के बेसिस में, मुझे सारे मिड कैप फंड्स को ही चूज करने हैं. आई कांट कंपेयर Sharpe ratio ऑफ मिड कैप विद लार्ज कैप और स्मॉल कैप. Got it? So this is about Sharpe ratio. Let's come to the last one, which is our favorite, which is alpha, Jensen's alpha. What is alpha? ये काफी बार हम यूज करते हैं, राइट? फंड में इन्वेस्टर्स को भी जाके बताते हैं, सर ये फंड ने 2% का अल्फा दिया है, 4% का अल्फा दिया है. सो व्हाट इज दिस अल्फा? ग्रोथ, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न, यस. एक्स्ट्रा बेनिफिट, ओके. परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर परफॉर्मेंस, ओके. एक्स्ट्रा रिटर्न टू बेनिफिट, यस. फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर रिस्क, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर बेंचमार्क. बिल्कुल, बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है. वंडरफुल, राइट? सो दिस इज Devapam ji has given us the answer. Excess return over return predicted by beta. Okay. So I'm going to introduce you to something very, very interesting today through alpha. और ये आपके लिए एक बड़ा डिफरेंशिएटर बनेगा. सो नॉर्मली जब हम अल्फा की बात करते हैं, एज ऑल ऑफ यू मेंशन्ड करेक्टली, इट इज एक्स्ट्रा रिटर्न्स ओवर बेंचमार्क. ओके, बट मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा आज जो शायद आपको पता नहीं होगा. Okay, which is called Jensen's alpha. What is the Jensen's alpha? Let's again take a cricket example. Virat Kohli's average in one day international is 59 runs. Okay, Virat Kohli's average in one day international is 59 runs. What it is meaning is that if I am a Virat Kohli fan or an Indian cricket fan, I am sitting at home, मैं घर पे मैच देख रहा हूँ, विराट कोहली बैटिंग करने आ रहा है. तो जैसे ही बैटिंग करने आता है, आप देखते हैं ना, उसके स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ रन्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कुछ आता है. उसका एवरेज दिखता है 59. सो एवरेज का मतलब क्या है? दैट आई एक्सपेक्ट एवरी टाइम विराट बैटिंग करने जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम 59 रन्स बनाएगा. यस और नो? दैट इज व्हाट वी मीन बाय एवरेज रिटर्न्स, एवरेज परफॉर्मेंस. जब हम फंड की भी बात करते हैं कि फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, ऑन एन एवरेज ने 15% बना के दिया है, राइट? सिमिलरली जब जब विराट कोहली बैटिंग करने जाएगा,
माई एक्सपेक्टेशन इज कि वो 59 तो बनाएगा. द क्वेश्चन इज विल विराट मीट माई एक्सपेक्टेशन और नॉट. इसका मतलब क्या हो गया? अब विराट कोहली से एक्सपेक्टेशन की 59 बनाएगा. विराट कोहली बैटिंग करता है, ही गेट्स आउट फॉर 10 रन, 10 रन बना के आउट हो जाता है. तो आई गेट डिसअपॉइंटेड. यस और नो? विराट कोहली बैटिंग कर रहा है 59, ही स्कोर्स 90, आउट होके चला जाता है. ऐसे हम तभी भी डिसअपॉइंट होते हैं बिकॉज हमें लगता है सेंचुरी मिस हो गई. लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 59 बनाना चाहिए, उसने 90 बना दिया. राइट? तो बोथ द थिंग्स कैन हैपन. ही कैन ईदर मीट द एक्सपेक्टेशन और ही कैन फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. सिमिलरली हर एक इन्वेस्टमेंट में, स्पेसिफिकली बिकॉज हम म्यूचुअल फंड डिस्कस कर रहे हैं, तो उस म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है. ओके? एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो देवपाम जी ने लिखा था कि हर फंड रिस्क लेता है तो उसके सिस्टमैटिक रिस्क के हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न कैलकुलेट की जाती है. सो आई एम नॉट अंडरस्टैंड कि हर एक फंड का एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है जो उस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है. और उस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में मुझे देखना है कि उसने सचमुच कितना परफॉर्म किया. So this is different, right? It is not comparing it with benchmark. It is comparing itself with its own expectation. तो जैसे हम स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, गुड एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया उसने, हमेशा वो 90 प्लस स्कोर करता है. एवरी टाइम स्कोर्स 90 प्लस. रिजल्ट आने वाला है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स कि कम से कम 90 तो आएगा. करेक्ट? बट इफ ही स्कोर्स 88, उसकी तो धुलाई हो जाएगी आजकल पे. राइट? सो एवरी, जैसे इंडिविजुअल की पोटेंशियल है ना कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, सिमिलरली फंड का एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, उसके कंपैरिजन में उस फंड ने एक्चुअली कितना डिलीवर किया इज कॉल्ड जेनसन्स अल्फा. सो व्हाट इज जेनसन्स अल्फा? इट इज द एक्चुअल रिटर्न माइनस expected return. Write down the formula. Jensen's alpha is equal to actual returns minus expected return. ठीक है? Again, जितना ज्यादा रिटर्न उतना अच्छा, which means higher the Jensen alpha, better it is. इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. I have got two large cap fund A and B. दोनों लार्ज कैप कैटेगरी है, दोनों का बेंचमार्क निफ्टी 50 है. Okay? And let us assume Nifty 50 has delivered 10% returns. All right? So Nifty पे 50 ने अगर 10% का रिटर्न दिया है, so expected return, which is this फॉर्मूला वाला थिंग, ओके, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से, इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न था 11%, इस फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न था 15%. अब एक्चुअल रिटर्न कितना बना? फंड ए ने 12% का रिटर्न दिया, फंड बी ने 14% का रिटर्न दिया. नाउ आज तक बिकॉज वी डिड नॉट हैव दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन, हम क्या करते थे? निफ्टी ने 50% का रिटर्न दिया, बेंचमार्क इज 10, दिस फंड हैज गिवन 12, तो इसने 2% का अल्फा दिया. ये सॉल्व नो? This fund has given 14 minus 10, 4% का अल्फा. और हम क्या करते थे? We used to select fund B because उसका अल्फा ज्यादा है. But now because we have understood Jensen's alpha, Jensen's alpha क्या बताता है? Actual minus expected. तो fund A का actual is 12, expected was 11, so it has still given me 1% extra. Fund B का actual performance ज्यादा है, but उसका expectation भी ज्यादा है. So it is like that student 90 स्कोर करता है, एक्सपेक्टेशन 90, उसको 88 मिला. करेक्ट? सो ही हैज एक्चुअली गिवन नेगेटिव अल्फा. तो अगर हमारे पास जेनसन अल्फा नहीं होता तो हम क्या करते? फंड बी को सेलेक्ट कर लेते. बट अभी आपको जेनसन अल्फा समझ में आया, तो आप क्या करेंगे? यू विल नॉट सेलेक्ट बी, यू विल सेलेक्ट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेनसन्स अल्फा. प्लीज रिमेंबर अगेन, इफ यू गो बैक टू द एग्जाम्पल दैट वी स्टार्टेड, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, 41 मैचेस, ऊपर से हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस, बट जैसे आप उसको एनालाइज करके देखते हैं, शार्प रेशियो हो या जेनसन अल्फा हो, द मोमेंट यू डिग डीपर, आपको समझ में आता है शायद वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जितना हमको लग रहा था. ऐसा नो?
So this is about Jensen's alpha. Great. So we have understood the 4 parameters: standard deviation, beta, Sharpe ratio, and Jensen's alpha. I will quickly recap. Standard deviation measures total risk. सेम कैटेगरी में कंपेयर करना है, जितना कम उतना अच्छा है. So standard deviation lower the better. Beta measure of sensitivity to market movement. Beta can be more than 1, less than 1, close to 1. Selection has to be basis risk profile of the investor: aggressive investor, high beta fund, conservative investor, low beta funds, moderate investor, close to 1. Sharpe ratio, measure of extra returns for the risk taken. Okay, again, extra bowler या batsman खिलाए तो justify हुआ कि नहीं. So fund manager is taking the risk. Is the return justifying that risk? Okay, so numerator is extra returns divided by the total risk, which is standard deviation. Again, higher the Sharpe ratio, better is the fund. It has to be compared within the same category. Jensen's alpha is actual returns minus expected returns, and again, higher the alpha, better it is. Jensen alpha is not the same as alpha, which is extra returns over the benchmark. Okay. Now we have understood all the 4. I have only one last slide. इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं. ठीक है. अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा केस स्टडी है जो मैं आपके सामने अभी रखता हूं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस. आपके पास 5 स्कीम है और मैं एक्चुअल डेटा निकाला है मैंने मनी कंट्रोल से. कल ही निकाला, कल नहीं, आज क्या है, टुडे 6. नो, आई रिमूव्ड दिस यस्टरडे, बट डेटा वाज ऑन 4th. तो एकदम रिसेंट डेटा है. 5 नहीं, कितने, 1 2 3 4 7 स्मॉल कैप फंड्स. Okay, these are actual performances. 7 small cap fund. I'm showing it to you. A, B, C, D, E, F, G. Because of logical reasons, मैंने फंड के नाम नहीं बताए. ठीक है. नॉर्मली आज आपका सेशन आपने अटेंड नहीं किया होता तो 5 बजे के पहले आपको इनमें से 2 फंड सेलेक्ट करने होते, तो आप कौन से फंड सेलेक्ट करते हैं? टुडे बिफोर 5 PM आपको 2 फंड सेलेक्ट करने होते. विच फंड यू वुड हैव सेलेक्टेड? Most of you would have selected A and B, right? Because performance, absolutely. Now, because we have understood some concepts, let us try and apply and see. Okay, let us try and apply and see. तो अभी मैं इन 7 फंड्स के डेटा आपके सामने रख रहा हूँ. स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प, जेनसन अल्फा. मैंने बीटा नहीं डाला बिकॉज बीटा इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट, ऑन द रिस्क प्रोफाइल, राइट? इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है, सो आई हैव डिस्काउंटेड दैट. बट मैंने बाकी 3 डेटा आपके सामने रखा है. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. यू एनालाइज दिस. जो भी हमने सीखा है उस हिसाब से उसको एनालाइज करिए और बताइए कि आप कौन से 2 फंड चूज करेंगे. ओके, टेक 2 मिनट्स, डोंट रश, घाई मत करिए. 2 मिनट इसको एनालाइज करिए. जो भी हमने सीखा उस हिसाब से अप्लाई करना है. स्टैंडर्ड डिविएशन कम ज्यादा जो लेना है, शार्प रेशियो क्या लेना है, अल्फा क्या लेना है. ठीक है. एंड देन यू टेल मी विच आर द 2 or 3 फंड्स. मान लीजिए 2 या 3 फंड्स जो आपको लगता है कि हमको सेलेक्ट करना चाहिए. अमिताभा जी, आपका क्वेश्चन मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं आफ्टर द सेशन. I'm waiting for your responses. Okay, so I'll give few more time so that people can respond. Take your time.
All right. So let me quickly scroll through your responses. काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत बढ़िया. आई मस्ट रियली थैंक ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे ख्याल से लगभग सभी ने किया हुआ है इसको. ए बी ए और बी, ए जी ई एन जी जी डी डी जी ए डी, ओके, डी जी सी डी पी जी जी एन डी एफ एन जी, ओके, ए एंड डी. वंडरफुल. Okay, lot of DG combination, lot of A and D combination. D for low risk, A for high risk. Sandeep ji, very good. Wonderful. Sharad Prasad ji has also put lot of detail. Best sharp ratio A, highest alpha, moderate risk, D, lowest risk, good sharp, high alpha. Very good. So सबसे पहले तो even before we look at the answers, I think I must congratulate each one of you because आपने वो किया है जो 99% of distributors in India don't do. ठीक है. तो आपने किया क्या है, जादू देखिए. आपने 1 घंटे में अब 2 फंड सेलेक्ट कर लिए और आपने परफॉर्मेंस नहीं देखा. यस और नो? सो इसमें कहीं भी इस शीट में आपको कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है. डिस्पाइट दैट यू आर एबल टू सेलेक्ट द फंड्स, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक टुडे एंड आई थिंक इसका सक्सेस यही है सर कि सदन मैडम, सक्सेस यही है कि जो हम जो इंटेंशन के साथ ये टॉपिक लेकर आए थे, आई थिंक दैट इज फुलफिल्ड. एटलीस्ट द लास्ट 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है. माई ओनली रिक्वेस्ट इज मेक दिस अ प्रैक्टिस बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप यू आर डिफरेंशिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. मैं इतना ही आपको बताऊंगा. इंफॉर्मेशन सबके पास है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है. इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको डेटा सब जगह मिलना चाहिए. एक साथ मिल जाता है देन इट बिकम्स इजियर. ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दीस फंड्स. इनिशियली जब इसके पहले मैंने परफॉर्मेंस शीट दिखाई थी तो इट वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंडिंग परफॉर्मेंस, राइट? यानी कि ए वाज द बेस्ट, बी वाज द सेकंड बेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ऑब्वियसली अगर अभी तक ये डेटा स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो हमको नहीं आता होता तो वी वुड हैव सिंपली गॉन बाय एबीसी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इसमें कोई गलत भी नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कैन आई ऐड अ न्यू डायमेंशन, ओके, इन एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग फंड्स. जैसे हमने शुरुआत में की थी, ऊपर ऊपर से मैंने देख लिया 70% इंडिया का विन रेट है तो बहुत अच्छी टीम है. बट उसके अंदर डिग डीप करेंगे तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आती है. जैसे आपने ए सिलेक्ट किया, इसका अल्फा सबसे बेस्ट है यानी कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ओवर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑन द स्लाइटली हायर एंड बट दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज सबसे ज्यादा शार्प रेशियो भी इसका है. सो व्हाट इज शार्प रेशियो? नीचे में स्टैंडर्ड डिविएशन है. सो आई डोंट माइंड टेकिंग हायर दिस as long as you're giving me extra performance. Simple. तो शार्प रेशियो वही कर रहा है कि आपको ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है रिस्क ज्यादा लिया लेकिन रिटर्न मेरे को मिल गया. आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड फाइन विद इट. As long as you are justifying that risk, I am okay with it. So on a Sharpe ratio count, A is done well. Alpha, clearly A is done well. Standard deviation is relatively low, but because Sharpe ratio अच्छा है, I don't mind. So A is definitely a pick. और performance के हिसाब से भी हमको दिख रहा था A was best. Right? B was second best in terms of performance. But now let us look at B. B का standard deviation is second highest after E. यानी कि उसने रिस्क ज्यादा लिया लेकिन शार्प रेशियो उसने कम दिया. सो अगेन यू गेट अंडरस्टैंड द पॉइंट. जो मैं बता रहा था कि मैंने रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी मुझे कॉम्पनसेट करके चाहिए. तो शार्प रेशियो इसका ऐसे अच्छा है बट द मोमेंट यू कंपेयर इट विद अदर्स यू सी दैट बी का शार्प रेशियो इज नॉट दैट गुड. अल्फा भी अच्छा है लेकिन उसके कंपैरिजन में बाकी फंड से जिसका अल्फा और भी अच्छा है. सो बी उधर सेकंड चॉइस था मेरे ख्याल से. अभी आफ्टर दिस एनालिसिस बी इज रूल्ड आउट as of now. Yes or no? Because अभी बाकी फंड्स हमने देखे. तो if you look at Sharpe ratio, best is A, then you have D. Got it? Now D का केस देखिए. D is high Sharpe ratio, higher alpha than B. और स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है यानी कि फ्लक्चुएशन भी कम है, वोलेटिलिटी भी कम है. So I will give preference to D over B. Getting it?
Then if you look at again on Sharpe ratio, next is 1.24, which is F. तो F के केस में क्या है, Sharpe ratio तो अच्छा है, standard deviation is slightly higher than D, लेकिन अल्फा में उसने कम किया. Got it? So if you now look at it, right, I am not again trying to say कि combination of A, D, whatever आपने बताया, I'm just trying to tell you your thought process has expanded. You are now able to evaluate funds and select funds beyond just performance, which was the intention of doing this workshop, right? So my suggestion would be, if I were you, I would have selected A and D. Clear cut, right? So I hope all of you have understood the program, enjoyed it, and importantly, know how to apply this. Again, for the sake of repetition, humble request, इसको आप रोज मत करिए, because the data points can change every month. My request is don't do all this every month, because आपका काम sales है, तो आप focus sales पे रखिए. But once in 6 months, my suggestion is do this exercise. Okay. Why I'm saying to do is that because most of us have a limited set of schemes that we operate in. अभी आप 45 AMC तो आप सारे 45 के साथ काम नहीं करते हो, right? You might have 10 or 12. उसके अंदर भी हमारे स्कीम फिक्स्ड है. आई एम सेइंग जो भी आपके स्कीम फिक्स्ड ऑलरेडी है, उसी का ये डेटा निकाल के एक बार चेक कर लो ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स, आर दीज द राइट फंड्स जो आप करते आए हो. बिकॉज इफ यू द मोमेंट यू नाउ से दैट ओके आई हैव बीन सेलेक्टिंग दीज फंड्स और ये पैरामीटर्स में भी अच्छा है, देन पैट योरसेल्फ इन द बैक, बिकॉज देन परफॉर्मेंस एंड रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से भी वो अच्छे हैं. जैसे हमने ए वाला एग्जांपल देखा, ए इज गुड नॉट ओनली फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, रिस्क पैरामीटर्स में भी इसने अच्छे स्कोर लाए. तो अगर मैंने ये रेकमेंड किया हुआ है तो डोंट वरी, एब्सोल्युटली गुड. Evaluate, re-evaluate and revisit your list of schemes. Do this check, and if you want to make some tweaks, changes, do it. Okay? And as I said, do it once in 6 months. रोज बैठ के महीने महीने में अपना टाइम इस पे वेस्ट मत करो, बिकॉज बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं बनेगा अगर आप तो रोज देखेंगे. तो इट इज गुड टू जस्ट रिविजिट योर लिस्ट once in 6 months. All right. So this is where I will conclude today's topic. As always, thank you very much. I really enjoyed your participation and your responses, on time-to-time basis. If there are any questions, I'll try and take those. There was one question which Mr. Amitabh had asked. We'll try and address that question. This was a question pertaining to Axis Consumption Fund. Okay. The performance has not been great. So let me try and give our justification. First and foremost, if you look at it, the fund was launched when the market was at its peak, right? And from there, we have seen market undergo a correction, and we have also seen the market bounce back. By and large, almost 75-80% of the market bounce back has also happened. But the consumption fund of Axis is not caught up, is the worry, right? So what has happened is that if you look at our portfolio, the way we constructed the portfolio at the peak of the market, हमने FMCG में काफी बड़ा exposure लिया था, and we were low in auto. Okay, from a sector perspective, हमारा allocation FMCG में ज्यादा था, auto में कम था, and unfortunately FMCG has not delivered. In fact, if you look at the analysis of the FMCG sector, it has been one of the worst performance in the last 10 years. Okay, and there are reasons to it. एक तरफ हम बोल रहे थे कि rural consumption is picking up, लेकिन urban consumption pick up नहीं हो रहा था. And for the last, if I recollect, 3 or 4 quarters or more, rural consumption was growing faster than urban consumption. Urban consumption में premium segment was doing very well. Please remember, premium segment, which is essentially आपका consumer discretionary kind of, वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन लो एंड वाले मास प्रोडक्ट वाले सेगमेंट स्लो ग्रो कर रहे थे, which is a worrying sign, even now. While rural India is doing well, monsoon is expected to do well. थोड़े early आया है monsoon. We will have to wait and watch, because sometimes early monsoon does not necessarily mean good monsoon. But IMD का prediction है कि monsoon इस time अच्छा होगा, above average होगा.
तो होपफुली थिंग्स शुड बी इन प्लेस, क्रॉप प्रोडक्शन शुड बी गुड, फार्म इनकम शुड बी गुड, और रूरल साइड में द वॉल्यूम शुड कम, बट प्रॉब्लम इज द अर्बन साइड. While the government has done its bit in terms of giving the tax benefit 1 लाख करोड़ का income in and बढ़ा दिया है, the only thing that we have to be watchful is that money getting channelized into spending, right? So from that perspective, we have sort of realigned the portfolio a bit. अभी भी हमारा FMCG exposure हमने थोड़ा add किया है, but we are underweight the benchmark. Okay, हमने FMCG position थोड़ा बढ़ाया है, underweight the benchmark. Auto also, while I said that we were low in terms of allocation to auto. अभी भी हमारा पोजीशन थोड़ा लो है बिकॉज हमको लग रहा है कि वहां पे थोड़ी कमजोरी दिख रही है, वीकनेस दिख रहा है. Some segment like tractor will do well because of good monsoon and so on and so forth. But overall, we expect that the auto industry will also see some slowdown. और उसके already हमको signals देखने मिल गए हैं. So we are allocating more to consumer discretionary, which is where the premium segment is doing reasonably well. And as aspiration levels in the country keep going up, people will try and consume more of those consumer discretionary. We are also bullish on travel, tourism, hospitality as a sector. Traveling is picked up big time in India. तो वो सब बेसिस में हमने पोर्टफोलियो को थोड़ा रियलाइन किया है. Our request is that while we always said that consumption is a long-term story in India, but given the challenges that the fund has seen, we have realigned the portfolios. If possible, I know it is difficult, जिस कस्टमर ने 10 रुपए की एनएवी को 8 8.5 रुपए देखा है, उसको दोबारा जाके बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी तरह उनको कन्विंस कर सकते हो, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू डू सम टॉप अप. We expect revival in about 2 to 3 quarters in this particular case and fund. तो हमारा व्यू एज अ कंजम्पशन इंडिया का, बिकॉज प्लीज रिमेंबर फ्रॉम अ जीडीपी पर्सपेक्टिव ऑल्सो कंजम्पशन इज रफली अबाउट 60% टू जीडीपी. तो इंडिया की इकोनॉमी अगर बढ़नी है और बढ़ती जा रही है, IMF has projected that India is going to be the fastest growing economy. तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन विल कीप पेस, राइट. The only worry is that rural plus urban दोनों नहीं चल रहा है, both the engines are not working. एक ही इंजन काम कर रहा है. As the other engine also starts working, I think ये सारा normalize हो जाएगा and we should see a pickup in performance. Right. So this is my bit, Amitabh ji. ऐड कर रहा हूँ खाली इसलिए कि कंजम्पशन बीइंग अ थीमेटिक फंड, वी ऑल नो कि इसमें हाई वॉलेटिलिटी का चांसेस रहता है. तो अगर अभी आपका फंड नीचे है, दैट नेसेसरीली डजंट मीन कि वो खराब फंड है या अच्छा नहीं कर रहा है, वो नीचे रह रहा है. आप गलती क्या कर रहे हो, जो आज का सेशन में आपको सीखना चाहिए कि आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या निफ्टी के साथ. हाँ. किसका साउंड का इशू है? मेरा साउंड का इशू था. साउंड का इशू है सर क्या? नहीं, अभी आ गया, आपका आ गया. हाँ, सो सर जो बोलना था कि थीमेटिक फंड है. थीमेटिक फंड में हाई वॉलेटिलिटी रहता है, रिटर्न्स भी जैसे हाई आते हैं तो ऊपर जाते हैं, नीचे भी आते हैं. आज का सेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि हम जो बेसिक गलती कर रहे हैं, आप कंजम्पशन फंड को देखने में भी वही गलती कर रहे हो कि निफ्टी भाग रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड्स भाग रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि आपका कंजम्पशन फंड नहीं कर रहा है. आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. ये आपको समझना चाहिए. कंजम्पशन एज अ थीम इंडिया के लिए आज से नहीं, पिछले 10 साल से प्ले कर रहा है, एंड वी कैन सी कि आने वाला 10 साल भी ये थीम बहुत अच्छा करेगा इंडिया के लिए. जैसे कि सर बता रहे थे कि हमारे हाथ में इनकम बढ़ रहा है, तो उस इनकम का हम करेंगे क्या? सेविंग्स हम बाद में करते हैं, पहले हम जाते हैं खर्चा करने के लिए. ये 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स एग्जम्पशन मिला, वो लोग क्या करेंगे जिनकी सैलरी अप टू 12 लाख है? उनके पास वो एक्स्ट्रा टैक्स के पैसे जो बच रहे हैं वो जाके खर्चेंगे, कंज्यूम करेंगे. सो इस फंड में अभी भी बहुत चाम है. आपको जो जैसे सर ने एडवाइस किया कि अगर एडिशनल परचेज हो सके करिए. अगर एसआईपी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप एवरेजिंग हो जाएगी और आपका फंड बहुत जल्दी पॉजिटिव में आ जाएगा. लमसम किया था एनएफओ में, बट क्लाइंट एडिशनल परचेज नहीं करना चाह रहा है, फिर भी जैसे सर ने एडवाइस किया, आप 2 क्वार्टर रुकिए, आपको परफॉर्मेंस वापस ट्रैक पे दिखेगा. करेक्ट. एक और फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड को लेके भी सवाल है, तो वी विल बी रिलीजिंग सम नोट्स इन टर्म्स ऑफ हमने क्या क्या, बिकॉज अगेन आई अंडरस्टैंड वाइल इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट कंपेयर. जैसे उत्कर्ष जी ने बताया कि आप
फ्लेक्सी के साथ इसको मत कंपेयर करिए, ओवरऑल मार्केट के साथ भी इसको मत कंपेयर, बिकॉज अगेन मैन्युफैक्चरिंग इज अ लॉन्ग टर्म थीम इन इंडिया. बट व्हाट वी विल टेल यू, बिकॉज आई एम श्योर आपके लिए भी वरिंग साइन है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई चल नहीं रहा है ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे. सो वी विल सेंड यू सम नोट ऑफिशियली, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है, व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, हम क्या चेंजेस पोर्टफोलियो में कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ time frame within which we expect the portfolio to bounce back, right? So that's about it. Thank you all of you once again. किसी ने पूछा है मेरा बुक कहाँ पे मिलेगा? It is available on Amazon and Flipkart. I will also take the opportunity to also inform you. I don't know if my sales people are there on the call. अनुराग Anurag is there also. So अनुराग, सर्विसेज फंड का बता दिया है क्या? क्या चीज का सर आप बता रहे हैं? तो हमारा एक एनएफओ भी आने वाला है, विच इज द एक्सेस सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड. अगेन इंडिया की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कंजम्पशन इज 60% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन. सिमिलरली अगर जीडीपी को दूसरे तरीके से भी इवेल्युएट किया जाता है, इंडस्ट्रीज के बेसिस में इवेल्युएट किया जाता है. सो वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव इंडस्ट्रीज एंड वी हैव सर्विसेज. तो इंडिया की इकोनॉमी हम देखें, 1950 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया वाज एन अग्रेरियन इकोनॉमी. 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का आता था. स्लोली एंड स्टेडीली ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स अब हुआ क्या है कि अपना पूरा इंडस्ट्री, पूरा इकोनॉमी हैज शिफ्टेड टू सर्विसेज इकोनॉमी, एंड टुडे सर्विसेज इज कंट्रीब्यूटिंग टू 55-56% ऑफ जीडीपी. तो ये थीम इज अगेन बेस्ड ऑन सर्विसेज. व्हाई रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम खुद के लाइफ को एनालाइज करके देखें तो पिछले 5 सालों में हमने इतने नए सर्विसेज का इस्तेमाल किया है, वेदर इट इज जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, जेप्टो, अर्बन क्लैब, यू नेम इट. आप हम सब ने इतने नए नए सर्विसेज को अपनाना स्टार्ट किया है. सो एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ओनली गो अप इन द फ्यूचर. तो उस पर्सपेक्टिव से हमने ये फंड लॉन्च कर रहे हैं. It will be open from 4th of July. Of course, we will do a detailed discussion with all of you separately on that. But I thought I will just sound you off, कि हमारा एक NFO आ रहा है, which is on the Services Opportunities Fund. Right? So thank you again, all of you. Thanks Utkarsh ji, thanks Hitesh ji, thanks Anurag. Bye-bye. Thank you so much कि आपने इस टॉपिक को इतना इजीली सबको समझाया. So all of us have studied this topic during our NISM 5A examination. बट सर ने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, आई थिंक अब जल्दी कोई भूलने वाला नहीं है ये टॉपिक के बारे में. एंड अगेन वी शुड ऑलवेज कंसिडर लुकिंग एट द फंड अदर देन रिटर्न्स, की खाली रिटर्न्स को ही चेंज नहीं करना होता है. एट टाइम्स क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर क्लाइंट का रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग होता है, हर क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट अलग होता है. तो आपको अपना जो भी क्लाइंट को फंड सजेस्ट करना है, आपको उनका रिस्क एपेटाइट और उनका रिटर्न एपेटाइट दोनों देखते हुए ही उनको फंड सजेस्ट करना चाहिए. तो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेज सेशन. अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारा 20th को होगा, विच विल बी आवर 4th क्लास. एंड इसके बाद हमारा 5th क्लास होगा, जो कि हम शायद फिजिकल करेंगे. जो भी हमारा डिसीजन होगा वो हम लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर देंगे. फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट क्लास हमारा 20th ऑफ दिस मंथ है, जहाँ पे हमारा एक और टॉपिक के ऊपर बात होगा, विच विल बी अगेन ऑन बिहेवियर. एंड सर हमारी टीम आपके साथ 2 दिन पहले से कम्युनिकेशन चालू कर देगी रिगार्डिंग दैट क्लास ऑल्सो. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू हरी सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. Thank you so much. Bye. Thank Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.